हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम कर रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365। और इससे पहले हम ऑलरेडी पॉलिटी और इकोनॉमी का पूरा पीटी 365 कंप्लीट कर चुके हैं। और इन्वायरमेंट की भी एक वीडियो रिलीज़ हो चुकी है और अब ये आज हम करेंगे इसका सेकेंड लेक्चर। ठीक है? तो आई होप आपको पहले वाले वीडियोज़ अच्छे लगे हों और आपने देखे हों। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हों तो जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और बस गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। और आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक दैट इज़ पॉल्यूशन। मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए हमने ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्पज़ से वही कवर किए हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि मैम आपने ये लाइन छोड़ दी या ये पैराग्राफ छोड़ दिया। क्या होता है कि कनेक्ट करने के लिए ना चीज़ों को थोड़ा सा लेंदी करनी पड़ती हैं चीज़ें, जो आपका ये मैगज़ीन है उसमें। तो हम आपको इसमें बताएँगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टेट पीसीएस, क्योंकि हम यूपी पीसीएस भी कवर कर रहे हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, जो है आपका क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन से। तो ये है देखिए एमिशन नॉर्म्स कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए रिलीज़ हुए हैं। और उसमें ये बोला गया है, एक रिपोर्ट आई है, मतलब बेसिकली उसमें ये बोला है कि जो सिर्फ 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स है ना, उन्होंने ही इंस्टॉल किया है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो है एमिशन कम हो। और सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, जिस जो कि क्या है सिर्फ और सिर्फ कितना है, 8% से भी कम है, जो कि टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो ऑलरेडी क्वेश्चन आया था, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। उसमें पूछ लिया था कि जो फ्लाई एस है उसका जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग है वो क्या है, तो उसमें ऑप्शन था थर्मल पावर प्लांट, ठीक है? और स्टेट भी यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? देखिए एमिशन नॉर्म्स जो होते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो उसमें एनवायरमेंटल एमिशन स्टैंडर्ड होते हैं कंट्रोल करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मरकरी एमिशंस के लिए। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अंडर एग्जाम में आपको लगेगा कि क्योंकि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है मे बी, तो हो सकता है एयर पॉल्यूशन एक्ट हो जाए या सीपीसीबी हो जाए, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी। लेकिन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट के अंडर ये करते हैं ये गाइडलाइंस। इसमें 3 कैटेगरीज़ की डेडलाइन दी गई है। देखिए तो एक तो कैटेगरी ए है, जिसमें क्या है जो है 10 किलोमीटर रेडियस के अंडर है दिल्ली एनसीआर में, और जो सिटीज़ पॉपुलेशन है जिनकी 10 लाख से ज़्यादा। इनकी डेडलाइन चेंज कर दी गई है, अब कर दी गई है 31 दिसंबर 2024। और कैटेगरी बी है जिसमें 10 किलोमीटर रेडियस है, जो कि क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया है और नॉन अटेनमेंट सिटी है, जो कि फेल्ड हो रही है मीट करने से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नाक्स। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसका डेडलाइन कर दिया है 2025 तक। और कोई और अदर पावर प्लांट है तो उसका कर दिया है इतना। देखिए इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये डेट्स का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये वाला पॉइंट जो है कि क्या बोला है कि जो पावर प्लांट यूनिट्स हैं जो कि रिटायर हो जाएंगी 31 दिसंबर 2027 से पहले, उनको कोई भी मतलब जो है स्पेसिफाइड नॉर्म नहीं दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। मे बी और गैसेस के लिए दिया गया हो, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए नहीं दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि यूजेस क्या हैं बेनिफिशियरी कोल के, मिनिमाइज करना फ्लाई एश जनरेशन। मैं फ्लाई एश जनरेशन का आपको बता देती हूँ कि फ्लाई एश जनरेशन आप जब यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाएंगे तो हर 3-4 साल में इसमें एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा फ्लाई एश जनरेशन से रिलेटेड, ठीक है? तो आप एक बार गूगल कीजिएगा चीज़ों को कि क्या है फ्लाई एश जनरेशन में क्या-क्या कंट्रीब्यूशन होता है और इसका क्या यूज़ है। देखिए डिसएडवांटेज तो है ही है, बट साथ में यूज़ भी है इसका। कोल बेनिफिशिएशन क्या होता है? जो प्रोसेस जिससे जो कंबशन एट्रिब्यूटेड कोल है वो एनहांस कर लिया जाता है और सेपरेट कर दी जाती है उसकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रॉ कोल। हर एक जो है थर्मल पावर प्लांट को जनरेट करता है स्टेशन, वो उसे अचीव करना चाहिए 100% मतलब जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो अपना जो फ्लाई ऐश जो ऐश जनरेट कर रहा है प्लांट पे वो उसे यूटिलाइज करे किसी भी फॉर्म में, जो भी उसके जैसे भी कर सकता है वो उसे यूटिलाइज करे, ठीक है? पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पावर प्लांट ऑपरेशन क्या है? देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे करी जा सकती हैं। जैसे कि प्री कंबशन पे करी जा सकती है कोल वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग। इन कंबशन पे की जा सकता है, एक तो आप लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर का यूज़ कर सकते हैं और ओवर फ्राई एयर का बॉयलर में कर सकते हैं फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें ये वाला पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि जो लाइमस्टोन है ना उसका इंजेक्शन कर सकते हैं फर्नेसेस में, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन कम हो।
नेक्स्ट इज पोस्ट कंबशन में आप ये देख टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन के लिए फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन जो कि ये मेन जो अभी इशू है वो, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए सेलेक्टिव कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक रिडक्शंस के लिए, और पार्टिकुलेट मैटर एमिशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फॉर लार्ज पार्टिकुलेट मैटर और फैब्रिक फिल्टर। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक है ना, मैंने आपको बताया है जब यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और सिलेबस वाला जो वीडियो है, जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, उसमें एनसीईआरटी के जो 4 चैप्टर हैं 12th के एंड के एनवायरनमेंट रिलेटेड, उसमें ये वाला पॉइंट उन लोगों ने कवर किया है कि जो पीएम एमिशन है ना, वो किसके द्वारा करा जा सकता है रिड्यूस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और स्क्रबर वगैरह भी हैं उसमें, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ने अनाउंस किया है कि वो रिवाइज करेंगे, जो अभी चल रहे हैं जीआरएपी, उन्हें रिवाइज करेंगे। जीआरएपी है क्या? देखिए, जब जीआरएपी आया था ना, तो यूपीएससी में भी पूछा था, उससे स्टेट पीसीएस में भी पूछा था। अब क्योंकि रिवाइज कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि रिवाइज किए हैं स्टैंडर्ड तो क्या किए हैं। देखिए, इसमें क्या है कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, जो कि बेस किया गया था सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल के लिए, और प्रिपेयर्ड हुआ था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इन ऑर्डर इन द मैटर ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना देखेंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली में होता है ये। और किसी, अगेन मैंने आपको बोला कि जो ये एक्ट है ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फर्स्ट नोटिफाइड हुआ था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और इन जनवरी, और कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट बात करें तो फ्रॉम 221 ऑनवर्ड जीआरएपी को क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है इसके द्वारा, सीएक्यूएम के द्वारा। और पहले जो था जीआरएपी, उसे सिर्फ और सिर्फ पीएम 2.5 और पीएम 10 ही करे जाते थे, सिर्फ उनका ही कंसल्टेशन देखा जाता था। लेकिन अब उसे किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूआई। एक्यूआई में कौन सी गैसेस है, अभी हम नीचे देखेंगे। टोटल जो है 8 गैसेस का वो करते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग। बात कर लेते हैं कि जो अभी रिवाइज्ड हुए हैं एक्शन प्लान, वो क्या है। देखिए, इसमें इतना आप इतना देखने की ज़रूरत नहीं है कि पुअर एयर क्वालिटी में क्या होना चाहिए, दिल्ली आईक्यू और ये एआईक्यू क्या होना चाहिए। बस आप ये देख लेंगे कि अभी जो न्यू एडिशन हुए हैं उसमें क्या है। स्टेज 1 पुअर एयर क्वालिटी अगर 201 से लेके 300 है एक्यूआई, तब ये हो जाता है। और उसमें एक्शन क्या लिए जाएँगे, जो एनजीटी है और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाएँगे, जो ओवर एज डीजल और पेट्रोल व्हीकल है। और इंश्योर किया जाएगा होटल्स, रेस्टोरेंट एंड ओपन ईटरीज को कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन फ्यूल गैस बेस्ड अप्लायंस को यूज़ करें। अभी न्यू एडिशन क्या हो गया है इसमें, ये जो सिटीजन चार्टर है उसमें बोला गया है कि प्रेफर करेंगे सिर्फ हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टू कंट्रोल व्हीकल पॉपुलेशन। और ड्राइव नहीं करेंगे प्लाई एंड ऑफ लाइफ। अगर दस आपका जो कोई भी डीजल और पेट्रोल व्हीकल है 10 से 15 साल ओल्ड है, तो उसे आप ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपका जो एमिशन होता है ना गैसेस का, वेहिकुलर एमिशन वो बहुत ज़्यादा होता है उसमें। स्टेज सेकंड है वेरी पुअर एयर क्वालिटी। इसमें आपका अगर एक्यूआई 301 से 400 है तो क्या है, उसमें बोला गया है कि जो रेगुलेटेड ऑपरेशन है जो डायरेक्टर जनरल के, वो ऑल सेक्टर्स इन एनसीआर जैसे कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट में लिए जाएंगे। और अभी न्यू एडिशन में क्या किया गया है कि जो एंश्योर कि उन्होंने बोला है कि इंश्योर किया जाएगा, फोकस्ड और टारगेटेड एक्शन लिया जाएगा कुछ सेक्टर्स पे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एडवर्स एयर क्वालिटी को। इन ऑल आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट इन एनसीआर। हॉटस्पॉट वो होता है, एक एरिया होता है जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये इस चीज़ का हॉटस्पॉट है, ठीक है, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। स्टेज थर्ड इज सीवियर एयर क्वालिटी, तो 401 से अगर 450 है तो क्या है कि एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या करेगी, इम्पोज करेगी स्ट्रिक्ट एम्प्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग ऑफ BS थर्ड पेट्रोल एंड BS4 डीजल LMBs, ठीक है। आपको पता ही होगा BS4 स्टैंडर्ड क्या है, BS6 स्टैंडर्ड क्या है, नहीं हो तो आप पढ़ लीजिएगा। न्यू एडिशंस क्या किए गए हैं, एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट और जीएनसीटीडी जो है वो एक्शन ले सकते हैं कि जो फिजिकल क्लासेस हैं बच्चों की, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, मतलब अप टू फिफ्थ क्लास वो डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब ऑनलाइन बच्चे घर से करें अगर सीवियर एयर क्वालिटी है तो। नेक्स्ट है स्टेज 4 सीवियर प्लस एयर क्वालिटी, अगर आपका एक्यूआई जो है दिल्ली का वो हो जाएगा 450 प्लस, तब उसमें न्यू एडिशन दिए गए हैं कि वो एलसीवीज को परमिट नहीं करेंगे आउटसाइड दिल्ली, रजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर्ड है आउटसाइड दिल्ली, अदर देन ईवीज, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, BS4 6 डीजल, एक्सेप्ट दो जो कि कैरी कर रहे हैं सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी। होता है ना कि आउट मतलब आउटसाइड से जो आ रहे हैं ट्रक वगैरह, या उन्हें वो कर देते हैं, बोल देते हैं कि ट्रक तो नहीं, ट्रक में तो जैसे वो होता है ट्रैवलिंग का सामान होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं, उन्हें बोल देते हैं कि यहाँ पे हम
नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, डिसीज़न ले सकती है कि ऊपर तो दिया था कि 5th क्लास तक कर सकते हैं डिस्कंटिन्यू कंटिन्यू, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देखिए सीवियर प्लस एयर क्वालिटी हो गई, तो क्या करते हैं कि सबकी जो क्लासेस हैं वो बच्चों की वो ऑनलाइन हो जाएँगी और फिजिकल क्लासेस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ अबाउट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स। सबसे पहले हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि स्टैट्यूटरी है, क्या है, ठीक है? स्टैट्यूटरी है, ये इम्पोर्टेंट है। देन बोला है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर सीएक्यूएम इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, ठीक है? एनसीआर के साथ-साथ एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए भी हुई थी 2021। प्राइमरी गोल क्या था? टू एनहांस करना कोऑर्डिनेशन, कंडक्ट रिसर्च एंड आइडेंटिफाई करना है, एड्रेस करना है इश्यूज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन एनसीआर, ठीक है? एनसीआर से एनसीआर को मिला के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मतलब जो बाउंड्रीज लगती हैं दिल्ली की, जिससे और इन्हें क्या करना था, एक स्टैट्यूटरी डायरेक्शन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिलीज करना था। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, देखिए मैंने बोला एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, नाक्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सफ़र, ऊपर हमने लिखा हुआ है सफ़र जो है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, पैरामीटर्स यूज़ होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए 2016 में ही क्वेश्चन आया है AQI में, सिंपल से गैसेस पूछ ली थी उन्होंने, ये 10 में से 4-5 गैसेस दे दी थी और बोल दिया था कि बताइए AQI किन किन को मेजर करता है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को सबसे पहले रिलीज कौन करता है? सीपीसीबी करता है। और इसमें 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 एंड लेड। और नाक्स जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि बेंजीन, ये तो 8 तो होते ही होते हैं, उसके साथ उसमें 4 और होते हैं, बेंजीन, आर्गन, निकेल और बेंजीन पायरीन्स, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा इन दोनों का कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीपीसीबी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अगेन मैंने आपको बताया कि क्या है, स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्स्टिट्यूट कब किसके अंडर हुई थी ये? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे 1974 में आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। स्टेट पीसीएस में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? आपका जो उत्तराखंड पीसीएस है ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, वन लाइनर ट्रेंड है उसमें उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है? और ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, देखिए पीसीएस में तो आता ही आता है, अरेंज द फॉलोइंग में दे देते हैं वो। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कौन से एक्ट के अंदर? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर, जो कि वो कब आया था? 1974, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसके उसको जो है पावर दे दी गई थी, पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है? तो हम याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट कौन से एक्ट के अंदर हुई थी और पावर एंड फंक्शन कौन से एक्ट के दिए गए हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिक्सअप कर देता है स्टेट में भी और यूपीएससी में भी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखने की है, ठीक है? इसमें जिस तरीके से हमने AQI और नाक्स देखा था, उसी तरीके से आप NAMP भी देखिएगा। देखिए AQI जो है वो 8 पॉल्यूटेंट कवर करता है, नाक्स जो करता है वो 12 पॉल्यूटेंट करता है। उसी तरीके से नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, एक नेशन वाइड प्रोग्राम है एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, और ये क्या करता है, सिर्फ 4 पॉल्यूटेंट करता है आइडेंटिफाई। अब देखिए AQI पूछ चुका है, ठीक है? यूपीएससी नेक्स्ट भी कहीं न कहीं, शायद कहीं न कहीं ले ही लिया होगा उसने। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल एनसीएपी। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से 4 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। एक तो SO2 है, NO2 है और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और फाइन पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज़ PM2.5 और PM10। और ये देखिए इसमें क्या है ना, ऐसे भी पूछ लेता है कि 4-5 आपको पॉल्यूटेंट दे देगा और ऊपर ही दे देगा कि क्वेश्चन में कि इनमें से कौन-कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो कि एनएमपी भी कवर कर रहा है या एक्यूआई भी कवर कर रहा है। या फिर ऐसे दे देगा 4-5 पॉल्यूटेंट और बोल देगा कि कौन से पॉल्यूटेंट है जो कि एक्यूआई भी कर रहा है कवर और नेक्स्ट भी कर रहा है, ठीक है? या वाइस वर्सा कि मतलब एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है कवर, ठीक है? पोर्टल जो है रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन का एंड इन नॉन अटेनमेंट सिटीज रिलीज हुआ है। प्राण पोर्टल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है? और हमारा नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम भी बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसका जो टारगेट है वो कर दिया है, या लास्ट ईयर जो आपका सीओपी हुआ था उसमें कर दिया गया है चेंज। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी जो हमारे हैं वो जो टारगेट है वो क्या है एनसीएपी का, और ये एनसीएपी आया कब था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर। देखिए इतना कुछ इसमें, देखिए इसमें तो कुछ नहीं है। वही है, जब दिवाली आने वाली होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि रेगुलेशन लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये वाला जो ये जो टेबल है ना, हम ये बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? स्टेट पीसीएस यूपीएससी दोनों का फेवरेट टेबल है। अब इसमें बोल रहा है कि जो हैजार्डस एंड टॉक्सिक नेचर है जो फायर क्रैकर में यूज़ होते हैं, उनमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए एल्यूमिनियम जो होता है, अगर एल्यूमिनियम
के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं डर्मेटाइटिस, मतलब जो आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएँगे, बायो एक्युमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो डिफरेंस है ना बायो एक्युमुलेशन का क्या है, बायो मैग्निफिकेशन एंड यूट्रिफिकेशन, इन तीनों में ही आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, भर-भर के क्वेश्चन आ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन बायो एक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। देन आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए एसिड रेन हो जाती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एसिड रेन क्यों होती है? ऑलरेडी यूपीएससी में स्टेट बिजनेस में क्वेश्चन आ चुका है, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं और कौन से जो कंपाउंड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। पोटेशियम नाइट्राइट जो एक टॉक्सिक डस्ट है और ये कार्सिनोजेनिक है, ये हम अच्छे से याद रखेंगे, सल्फर कोल कंपाउंड है, ठीक है। परक्लोरेट अमोनियम एंड पोटेशियम, ये कंटेमिनेट कर देता है ग्राउंड एंड सरफेस वाटर को, जो कि और थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेरियम नाइट्रेट है, पॉइजनस होता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है। कॉपर कंपाउंड जो है वो बायोकम्प्लेट हो सकते हैं, कैंसरस रिस्क हो सकता है। एंटीमोनी सल्फाइड होता है, टॉक्सिक होता है, और ये भी कैंसरस हो सकता है। और लेड ऑक्साइड नाइट्रेट एंड क्लोराइड, देखिए इसमें क्या है कि बायोअक्युमुलेशन हो सकता है, डेवलपमेंटल डेंजर फॉर किड हो सकता है और अनबॉर्न बेबी। जो जो ब्लू बॉर्न सिंड्रोम होता है ना, वो नाइट्रेट से होता है, ये मैंने लिखा भी है, देखिए कि आप मुझे बताइए कि कॉज कौन सा है ब्लू बेबी सिंड्रोम का, तो ये है क्या होता है, नाइट्रेट की वजह से हो जाता है, ठीक है। चीज़ों का क्या रहता है ना कि एक लिमिट तक ही ठीक रहती है, जैसे ही उनका इफेक्ट बढ़ेगा आपकी बॉडी में इश्यूज होने लगेंगे। लिथियम कंपाउंड टॉक्सिक है, इरिटेटिंग है। लिथियम तो वैसे भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते रहता है, आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अभी आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है लिथियम। देन आपका हो जाता है मरकरी। मरकरी एक हैवी मेटल है और टॉक्सिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, याद होगा आपको, क्वेश्चन आया था कि देयर इज कुछ ऐसा लिखा था कि सेफ है एक वैल्यू दी, मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ था सेफ लिमिट रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस के बारे में। और ये जो डिजीज़ होती है उसके थ्रू क्या होती है, मिनी मेटा डिजीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक कंपाउंड, आर्सेनिक क्या होता है, देखिए हमारा जो ग्राउंड वाटर है, बोल रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा आर्सेनिक कंटेमिनेटेड पाया जा रहा है, तो उससे बहुत सी चीज़ें हो जाती है, लंग कैंसर हो सकता है आपका, वाट फॉर्मेशन हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये ब्लैक फुट डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रोंटियम कंपाउंड रिप्लेस करता है कैल्शियम को बॉडी में, स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो है बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। तो इस तरीके से करते हैं, जो करते हैं ना PT 365 का यूज़ जो करते हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं। देखिए इस वाले जो टेबल है ना भाई, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अगर स्टेट पीसी के क्वेश्चन लगाएंगे आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा हर पेपर में। और यूपीएससी मैंने आपको जैसे बताया, मरकरी में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। लिथियम से भी आप देखिए कितना न्यूज़ में रहता है, ठीक है। नाइट्रेट हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम कितना ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, इस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई एक सोर्स पढ़िए, पर बहुत अच्छे से पढ़िए। 10 सोर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा, यूपीएससी का क्या है, 3 स्टेटमेंट देते हैं वो, ठीक है, 3 या 2। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट पता होगा तो वहाँ आपके 50-50 चांसेस हो जाते हैं ना कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप एक एक भी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं तो, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी हज़ार्डस एलिमेंट नहीं होता, जैसे कि बेरियम नाइट्राइट नहीं होता, ठीक है। और एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये ग्रीन है, तो हमें लगेगा कि ग्रीन है भाई, तब तो ये 100% वो होंगे ना, बिल्कुल सेफ। तो 100% नहीं होते, 30% रिडक्शन करते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर्स का यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एज अ ऑक्सीडेंट। और इसे डेवलप किसने किया था? CSIR नीरी ने किया था, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नागपुर में है। और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि कहाँ पे है हेडक्वार्टर। और ये जो है ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक यूपीएससी में ही आया है, किसमें आप देख लीजिएगा, स्वास दैट इज सेफ वाटर रिलीजर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि स्वास स्टार और सफल न्यूज़ में था, वो क्या है? ग्रीन क्रैकर थे, जो कि CSIR नीरी ने डेवलप किए थे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिवाइज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रिवाइज की है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। और उसमें उन्होंने बोला है कि एफिशिएंट एक्सक्यूटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, जो पैडी स्ट्रॉ होते हैं उनके, जो कि जनरेट हो रहे हैं कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली। और प्रिवेंट करना चाहिए स्टबल बर्निंग को। अब एक्सक्यूटिव एंड इंस्टीट्यूट से आता है क्वेश्चन, क्या डिफरेंस होता है? और एक कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत फेवरेट क्वेश्चन है
कि एक्स टू एंड इन टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या-क्या आता है? जैसे नेशनल पार्क पार्क आता है आपका, एक्वेरियम आता है, जीन पूल आता है, तो किस में क्या आता है? मतलब एक्स टू में आ जाएगा या इन टू में आ जाएगा और फ़र्क क्या होता है? क्या एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है दोनों में? ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की फीचर क्या है इस गाइडलाइन की? बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि जो टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स है ना पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन्स के, वो स्टैब्लिश करने चाहिए और गवर्नमेंट को ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे। जैसे कि जो अब इसमें ये वाला पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट मिलके सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मशीनरीज एंड इक्विपमेंट पे 65% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो सपोर्ट करेगी और इंडस्ट्री करेगी 25%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मर हो गया, रूरल एंटरप्रेन्योर हो गया और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कितना 10% करेंगी कंट्रीब्यूट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इस प्रोजेक्ट को और फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो एक्सटेंडेड करी जा सकती है मशीन्स एंड इक्विपमेंट जैसे कि हायर एचपी ट्रैक्टर हो गया, कटर हो गया, टेडर हो गया, एक्सेट्रा। अब स्टबल बर्निंग पे ही क्वेश्चन आया है, देखिए आपका यूपीएससी 2019 में गैसेस पूछ ली थी उन्होंने। चार पांच गैसेस दे दी थी और पूछी थी कि कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं स्टबल बर्निंग में। तो ये स्टार्टिंग की चार गैसेस दी थी उन्होंने अपने उसमें, बाकी ये गैसेस भी आती हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओज़ोन हो गया, ठीक है? अब ओज़ोन से कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो को ओज़ोन होती है वो 2 होती है, ग्राउंड लेवल होती है और एक होती है ग्राउंड लेवल एंड एक बैड ओज़ोन होती है और एक गुड ओज़ोन होती है, ठीक है? तो ये जो है ओज़ोन हो गई आपकी, SO2 हो गई, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रिलीज़ होते हैं? तो हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रिलीज़ होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी का भी जो है एक यूज़फुल रोल भी होता है और एक अगर हो रहे हैं ऐसे डबल बाइंडिंग वगैरह से हो रहे हैं रिलीज़, तो ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होते हैं। एरोसोल्स हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टबल बाँटने के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है? आप पता तो होगा ही कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देखिए इसमें क्या करते हैं ना ये लोग कि जो उनका जो स्ट्रॉ होता है ना, जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, उसको जला देते हैं। जब हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो कुछ जो चीज़ कुछ होता है ना रह जाता है कुछ पोर्शन फसल का, बिल्कुल एकदम से तो साफ़ नहीं हो पाता ना क्लियर। तो वो उसको सोचते हैं कि इसको क्या करेंगे, हम इसको जला देते हैं। और जलाने पे क्या होता है बहुत सारी गैसेज़ का वो होता है, एमिशन होता है। जैसे कि इसमें भी दे रखा है, देखिए मैंने आपको बताया कि कितना क्वेश्चन आया है ये। और इससे रिलीज़ क्या क्या होता है देखिए पीएम जो कि पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं और वो हम लोग के लिए भी ना बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट हो जाता है और एडवर्स इफ़ेक्ट होता है एनवायरमेंटल और सॉइल हेल्थ पे ऑल्सो, ठीक है। रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि जो है ना ये कि लेबर वाला काम होता है कि सही से मतलब पूरा जो ग्राउंड है आपका जब पैडी हार्वेस्ट हो गया है तो बहुत अच्छे से साफ करना। तो वो लोग सोचते हैं कि यार इतना कौन लेबर पे पैसा लगाएगा, ठीक है। और उन्हें कम टाइम मिलता है राइस हार्वेस्टिंग सीजन में और सोइंग ऑफ व्हीट में, उसको भी उन्हें बचाना होता है उस टाइम को भी। और एक तरीके से कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल प्रैक्टिस भी मानी जाती है। और ऐसा भी सोचते हैं ये लोग कि जो ये है हैप्पी पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। मतलब अगर कोई जो डिजीज़ है, जो सॉरी क्रॉप है आपकी जो आपने हार्वेस्ट किया है और मान लो कुछ उसमें पेस्ट लग गया हो या कुछ वो लग गया हो है, तो वो क्या करते हैं जला देते हैं कि ठीक है अब जो हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएँगे वो पेस्ट फ्री हो जाएगी। ऑप्शंस क्या हैं एक्सटीट्यू मैनेजमेंट की, अगर हम जो है मैनेज कर रहे हैं उस एक्सटीट्यू मतलब बाहर ही मैनेज कर रहे हैं क्रॉप रेसिड्यूज को, तो उसे एक हम बायोमास पैलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल सब्स्टिट्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देखिए मैंने बोला आपको थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे यूपीएससी का तो अल्टरनेट ईयर्स में एक क्वेश्चन आता है थर्मल पावर प्लांट पे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ और अल्कोहल प्रोडक्शन का यूज़ कर सकते हैं पैडी स्ट्रॉ से, ठीक है। ना बात करते हैं आप क्लाउड सीडिंग पे, ये वाला देखिए टॉपिक आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगेन मैं आपको बोलूँगी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे यूपीएससी का भी यूपीपीसीएस का भी तो आपको इस टॉपिक से हर 3-4 साल में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया था। अब 2019 के बाद आई थिंक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, तो अभी बहुत अच्छे से देखिएगा इस वाले टॉपिक को। देखिए रिसर्चर्स ने बोला है कि क्लाउड सीडिंग जो है वो टैकल कर सकता है दिल्ली के जो एयर पॉल्यूशन है उसे। उन्होंने ऐसी पॉसिबिलिटी जताई है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, क्लाउड सीडिंग होता क्या है, एक वेदर की मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है। मतलब जो प्रेसिपिटेशन बारिश करवाना बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंस इनटू द एयर, जो कि हेल्प करे सैचुरेट करना क्लाउड में, मतलब बारिश करवाना होता है बेसिकली। अब केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं, देखिए आप ये तो बहुत आता है एग्जाम में, 101% आता है ये तो। ठीक है, कि सिल्वर आयोडाइड करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज करते हैं, और सोडियम क्लोराइड भी करते हैं, और ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ड्राई आइस डाल के आगे आप द हिंदू डाल दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हिंदू में कौन-कौन से आर्टिकल आए थे, इंडियन एक्सप्रेस में कौन से आर्टिकल आए थे। ड्राई आइस होती क्या है, बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब क्लाउड सीडिंग वर्क कैसे करता है? देखो पहले क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड को ना रिलीज़ किया जाता है प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर में। फिर यही सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच करते हैं एक टारगेटेड क्लाउड में, ठीक है। टारगेटेड क्लाउड होते हैं, उसके बाद सिल्वर आयोडाइड ऐड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स में। और फिर जब आइस हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, एयर में नहीं रह पाते, और जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो फॉल कर जाते हैं, और कभी-कभी मेल्ट भी कर जाते हैं, और क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं रेन, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा नहीं कभी इतना ज़्यादा, इन लोगों ने अब बहुत टाइम बाद ये चीज़ दी हुई है कि कंडीशंस क्या होती हैं क्लाउड सीडिंग की, अगर इफेक्टिव लेके आना है क्लाउड सीडिंग तो। एक तो क्लाउड को डीप होना चाहिए, है ना? और एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम कितना, -10 टू -12 डिग्री सेल्सियस। और क्लाउड जो है कवर करे कम से कम कितना, 50% ऑफ टारगेट एरिया। क्लाउड फॉर्म ना करे, क्लाउड जो है वो फॉर्म ना हो एट विंड स्पीड्स अबव अ सर्टेन लेवल। लेस इफेक्टिव व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मतलब क्या होता है कि बोल ये इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए 75% से। और कोल्ड एनफ क्लाउड नीडेड टू कंटेन सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर। ठीक है, टाइप्स कौन से होते हैं क्लाउड सीडिंग के, एक तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को डिस्पर्स कर देते हैं थ्रू फ्लेयर और एक्सप्लोसिव इन द लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड। देन इज डायनामिक क्लाउड सीडिंग, जिसको बूस्ट कर देते हैं वर्टिकल एयर करंट को, और इनकरेज कर देते हैं मोर वाटर टू पास थ्रू द क्लाउड। और स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसका क्या होता है, इन्वॉल्व करना कर देना स्प्रेडिंग अ केमिकल जैसे कि AgL सिल्वर आयोडाइड इनटू द मॉइस्चर क्लाउड। नेक्स्ट बात करते हैं वायु सर्वेक्षण से। अब ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है ना, क्लीन एयर सर्वे, अब ये अवार्ड अनाउंस हुए हैं रिसेंटली। देखिए फिर से मैंने आपको बताया, एनसीएपी फिर से आ गया, ठीक है। तो एनसीएपी की कब लॉन्च हुआ था, उस टाइम क्या टारगेट थे, फिर अभी जो न्यू टारगेट अनाउंस हुए हैं वो कौन से सीओपी में हुए हैं, ठीक है, कौन से प्लेस पे हुए हैं वो भी याद रखना है। और टारगेटेड क्या है, पुराना पोर्टल, ये सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का, अंडर एनसीएपी। एनसीएपी लॉन्च किया था एमओईएफसीसी ने, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है स्वच्छ वायु वायु सर्वेक्षण का, ऑब्वियस सी बात है, अवेयरनेस क्रिएट करना ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इन्फॉर्म करना सिटीजन्स को कि हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा तो, कंपेयर करना एयर क्वालिटी कंडीशंस को डिफरेंट लोकेशन पे, और अचीव करना है एनसीएपी की गोल, क्लीन एयर फॉर ऑल। एनसीएपी का गोल क्या है, क्लीन एयर फॉर ऑल। पुराना पोर्टल पढ़ा हमने, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें बोलते हैं कि बेटर परफॉर्मिंग सिटीज़ है ना, उसको टॉप 3 सिटीज़ को हर एक कैटेगरी में रिवॉर्ड किया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो है वो वेटेड होती हैं बाय रिस्पेक्टिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी जो है उसे चेयर कौन करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट चेयर करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है स्वच्छ वायु वायु सर्वेक्षण का, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए बायोमास एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग 20% होता है, रोड डस्ट 20%, व्हीकुलर एमिशन 20%, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो 20%। देन आता है आपका डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, देखिए बोलते हैं ना तभी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन गैस भी होता है, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट इन PM10 कंसल्टेशन, और इन बाकी मतलब एक्टिविटीज़ पे क्या वर्क किया जा रहा है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, वो भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में। एंड अदर एमिशन में 10%, तो 20% वाला आप याद रखेंगे इसमें, और ये 5% वाला, बाकी तो 2.5% है ही। रिजल्ट्स क्या रहे, इंदौर को फर्स्ट रैंक मिली है मिलियन प्लस पॉपुलेशन में, अमरावती महाराष्ट्र को सेकंड मिली है 10 लाख पॉपुलेशन में, और परवाणु इन हिमाचल प्रदेश ने रैंक फर्स्ट मिली है इन थर्ड कैटेगरी लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन में। अगेन मैं बोल रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस बोथ। और एक ये वाले अवार्ड होते हैं, और एक आपके होते हैं याद नहीं आ रहा मुझे अभी,
को याद नहीं आ रहा, बताऊँगी बाद में। वाटर पॉल्यूशन एंड कंज़र्वेशन में बात कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया में क्या बोला है कि देखिए इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट ये वाली पॉइंट इतना होते नहीं है, ठीक है? वाटर गवर्नेंस बॉडी देख लीजिए आप कौन-कौन सी हैं, ठीक है? सेंट्रल मिनिस्ट्री में होती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पता होना चाहिए आपको, ठीक है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन सीपीसीबी के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्या है पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एंड डेडिकेटेड अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये पता होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी पीवाईक्यू में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पता होना चाहिए ये, ठीक है? इसमें बोला क्या है, उन्होंने बोला है रिपोर्ट में कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो कंट्री में है वो इंक्रीज देखने को मिला है, बस इतना याद रखेंगे आप। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को, मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट उनको बोलेंगे जिसमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सीड कर रहा है एनुअली रिप्लेनिशबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब जितना रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं आप ग्राउंड वाटर को उतना आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसे ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट बोलेंगे। और इसमें कहा गया है कि जो है डिक्रीज हो रहा है ये, बस इतना ध्यान रखेंगे। और इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये अकाउंट क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट अकाउंट कर रहा है 70% ऑफ टोटल रिचार्ज पर द एरिया ऑफ द कंट्री। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट मोस्टली जो है कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है, देखिए जो पंजाब हरियाणा दिल्ली इन्हीं में होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पैडी वगैरह में जो है ना बहुत ज़्यादा इरिगेशन में बेसिकली यूज़ होता है। वेस्टर्न पार्ट में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एरिड क्लाइमेट है। सदर्न पार्ट हो गया उसमें इसलिए क्योंकि ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी लो होती है क्रिस्टलाइन एक्वाफर्स में, अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग जगह के, ठीक है? सेफ यूनिट देख लेते हैं, सेफ यूनिट क्या है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो लेस है 70% से। तो इसमें भी एक जो है इंक्रीज़ देखने को मिला, और ये कितना अकाउंट कर रहा है, 66% कर रहा है टोटल रिचार्ज बाय द एरिया एंड कंट्री। एक ये ऊपर जो बॉडी देखी थी हमने सीजीडब्ल्यूए और एक ये वाली, इन दोनों तीनों को दोनों को मिला के ये क्वेश्चन एक बना दिया था एक, अभी 19 या 20 की बात है, 20 या 21 की, कि बोला था उसमें कि जो इंडिया है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, एग्जैक्ट डाटा दे दिया था आपका, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वाटर लेवल मोर देन 60% ऑफ वेल्स जो कि मॉनिटर किया है सीजीडब्ल्यूबी ने, वो रजिस्टर्ड कर रहा है डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द लास्ट वन डिकेड। इम्पैक्ट क्या है डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर के, एक तो रिड्यूस हो जाएगा आपका सरफेस वाटर सप्लाई, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कनेक्टेड होता है। श्रिंकिंग हो जाएंगे एक्वीफर्स के, क्योंकि लैंड सब्सिडेंस की वजह से। इम्पैक्ट होगा फूड सिक्योरिटी पे, लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स पर। वाटर क्वालिटी कंसर्न्स होंगे ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग, ठीक है, जैसे कि होता है ना आर्सेनिक ज़्यादा कंटेमिनेट हो गया, या फिर जो ये हमारे कंपाउंड्स हो गए जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे आ जाते हैं। Next is increased cost as water will be pumped farther to reach the surface using more energy. ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि एंटायर जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है क्रिटिकल लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय करेगा बाय 2025। नेक्स्ट सी जी डब्ल्यू बी, ऑलरेडी आ गया है आपके क्वेश्चन में कि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है सी जी डब्ल्यू बी के बारे में, इसलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहे हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे पहले आप याद रखेंगे फरीदाबाद हरियाणा में है। और जेनेसिस क्या हुआ था, इसका एस्टैब्लिश हुआ था 1970 में बाय रीनेमिंग एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन। मर्ज कर दिया गया था इससे ग्राउंड वाटर विंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1972, और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट इज वाटर ट्रेडिंग। वाटर ट्रेडिंग नीति आयोग ने एक रिलीज किया है डॉक्यूमेंट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जिससे कि जो प्रमोट हो सके यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जैसे हमने कार्बन ट्रेडिंग नहीं पढ़ा था, वैसे ही तरीके से ये ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो वो ले लेगा, वाटर ट्रेडिंग जो टोकन्स वगैरह होंगे वो ले लेगा उससे, जो कि कम कर रहा है वाटर यूज़, ठीक है। वाटर मार्केट मैकेनिज्म को क्या कंसिडर करेगा, वाटर एज अ कमोडिटी rather देन अ पब्लिक गुड, और ये ट्रेडेड हो जाएगा अमंग्स द यूजर्स अकॉर्डिंग टू द नीड। मैकेनिज्म क्या होगा इसमें, एक वाटर कंपनी होगी जो कि अपने ओन वाटर सोर्स को क्रिएट नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ खरीदेगी थर्ड पार्टी से, जो कि सेल करेगा यूज़र को। वाटर यूज सर्टिफिकेट जो है वो ट्रेडेबल परमिट्स है, एक तो आप ये बात याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। और अंडर डब्ल्यूआरसी ट्रेडिंग सिस्टम वाटर यूजर्स अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग म्युनिसिपल रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर शैल बी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ऐसे ही आप किसी को नहीं दे सकते। और इंडिविजुअल जो है वो गेट इंडिविजुअल टारगेट फॉर वाटर यूज।
नेक्स्ट है वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया इनिशिएटिव ऑफ वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम टू एड्रेस द बैरियर ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। अब वाटर डॉट डॉट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में बहुत, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, क्या है? एनपीओ है, कोई ऐसा नहीं है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, एनपीओ है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हाँ, जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे याद नहीं आ रहा है, एक स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड और एक ये नेशनल वाटर अवार्ड। देखिए नेशनल वाटर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन करता है? सबसे पहले तो इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, और अभी रिसेंटली किसका फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं 2022 में। और प्रोमिनेंट विनर्स में मध्य प्रदेश आपका बेस्ट स्टेट है, और गंजम इन उड़ीसा ये है कौन, क्या है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल वाटर अवार्ड को 2018 में लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। सेकेंड और थर्ड एडिशन दिया गया था, और 2021 में नहीं दिया गया था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 2018 से जब से ये लॉन्च हो रहा है तब से दिए ही जा रहे हैं, कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। तो कोविड जो है वो एक तरीके से वहाँ नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। हाई लेवल कमिटी फॉर रिजर्वेशन ऑफ गंगा ने नोट किया है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं यमुना के उसमें। और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में क्या हम फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्यू आई नाक्स और नेशनल जो हमने पढ़ा था एनसीएबी में कौन कौन सी गैसेस होती हैं मॉनिटर, वो उसमें चार होती हैं। और डब्ल्यू की एस में क्या होता है मॉनिटर, कॉमनली यूज़ क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को करते हैं और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को करते हैं। देखिए इन दोनों में ही यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भर भर के खासकर यूपीपीसीएस में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट डिजॉल्व ऑक्सीजन का needed by aerobic organism to break down organic matter present in water। और अगर जितना ज़्यादा हायर बीओडी है उतना ही क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा और हाई पॉल्यूशन होगा। क्या और क्या इफेक्ट होगा इससे, जो मरीन जो पॉपुलेशन है उस पर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक अमाउंट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कि चाहिए होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए वाया ऑक्सीडेशन इन वाटर। और वैल्यू जो होती है, ये वाली पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि वैल्यू जो होती है सीओडी की वो ऑलवेज ग्रेटर होती है देन बीओडी। ऐसे ही क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और हायर वैल्यू ऑफ सीओडी इंडिकेट पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन अगेंस्ट आस्क्ड इन यूपीएससी, ठीक है। और इसने बोला है कि 2023 में जो वाटर लेवल है रिजर्वायर्स ऑफ इंडिया सदर्न स्टेट में वो लो है। सीडब्ल्यूसी है क्या? एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ intergovernmental organization, not a statutory organization, not a non-profit organization. It is a technical organization of India in the field of water resource. फंक्शन किसके अंदर करती है? एज एन अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इंट्रोड्यूस करती है फ्लड वॉच ऐप, ठीक है। और पर्पस देख लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे, ठीक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जल दिवाली, जो कि वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन है। इसे लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। किसके अंडर किया गया है? अमृत स्कीम के अंदर किया गया है इन पार्टनरशिप विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। और कैंपेन की बात करें तो इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन इन वाटर गवर्नेंस। अमृत की बात करें तो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 2015 में, ठीक है। और क्या था एम इसका? सिटीजन टाउन में डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सप्लाई सेक्टर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड ग्रीन स्पेस। अमृत 2.0 ऑलरेडी जो है अभी है फंक्शनिंग में, और इसका मेन एम है कि प्रोवाइड करना यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टेप इन ऑल हाउस होल्ड। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन अगेंस्ट। प्लास्टिक पॉल्यूशन भी कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अगर आप देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के तो हर अल्टरनेट ईयर में हर 2-3 साल में प्लास्टिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हम्म, हाँ, तो 2023 में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट रिलीज की, किसने किया ये? एक स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी है अर्थ एक्शन, उसने किया है। और प्लास्टिक से रिलेटेड कोई डाटा है वो हम देख लेते हैं। देखिए ऐसे डाटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो 12.3% प्लास्टिक वेस्ट है वही रिसाइकिल हो रहा है इंडिया में सिर्फ, ठीक है। और 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है पर ईयर। 98.5 मतलब अराउंड 99% जो है वो जनरेटेड वेस्ट वो मिसमैनेज्ड है इंडिया में।
इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक ओवरशूट की बात करें तो इसको बोलते क्या है, अर्थ ओवरशूट डे हो गया, प्लास्टिक ओवरशूट डे हो गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। उसमें बोलते इट इट रिफर्स टू द डे व्हेन जो आपका जो अमाउंट है प्लास्टिक वेस्ट का वो सरपास कर देगा कि आप उतना मैनेज नहीं कर पाएँगे और उससे ज़्यादा आप प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो, उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेस्ड होता है ऑन द कंट्रीज़ मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स, जो कि रेशियो होता है मिसमैनेज वेस्ट और टोटल वेस्ट का। मिसमैनेज वेस्ट अबाउट टोटल वेस्ट। 28 जुलाई 2023 में अर्थ ने शो किया था अपना फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया ने पहले ही कर लिया था तब, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि इंडिया ने पहले ही कर लिया था, इस अर्थ से पहले ही शो कर लिया था अपना फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे। और इंडिया जो है वो कौन है अमंग द 12 कंट्रीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो है 52% ऑफ वर्ल्ड मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि 99% जो है अराउंड 98+ % जो है जनरेट वेस्ट वो मिसमैनेज है इंडिया में। और इसने कैटेगराइज़ किया है वेस्ट स्पॉन्जेस जो कि रिफर होते हैं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेस्ट स्पॉन्ज किससे रिलेटेड है, ठीक है। इट रिफर्स टू अ लो कंजप्शन एट अ हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। टूल्स क्या है कटिंग पॉल्यूशन, देखिए इन तीनों का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है डेफिनेशंस में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी कटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्लास्टिक क्रेडिट होता है एक ट्रेडेबल क्रेडिट है, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और बॉट कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं बाय कंपनी इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक ऑफसेटिंग क्या है, बेस्ड ऑन आइडिया जो कंपनी और कंज्यूमर जो है वो कंपनसेट करेंगे अपने प्लास्टिक कंपोजिशन को, ठीक है। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्या है, जब कंपनी जो है वो परचेज कर रही है एनफ प्लास्टिक क्रेडिट, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था जो कार्बन क्रेडिट पे था ना, कि जो कंपनी ज़्यादा प्लास्टिक कर रही है, अ, ठीक है ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट कर रही है जनरेट, वो उस कंपनी से ले लेगी क्रेडिट्स जो कि कम कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है एक तरीके से मोटिवेट करना है कि भाई देखो पैसा कम खर्च करो, हमें अगर हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो एक तो इमेज पे भी आ जाता है कंपनी की कि देखो आपकी आपकी जो कंपनी है वो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। और एक रेटिंग का भी होता है ना, पॉल्यूशन कर रही है, तो इस तरीके से वो मोटिवेट करती है कंपनी को कि आप लोग कम करें अपना प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट, या हाँ, तो इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? एक तो देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल हुए हैं, उसमें प्रोहिबिट कर दिया है बिल्कुल मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। थिकनेस जो है प्लास्टिक बैग्स की, कैरी बैग्स की वो इंक्रीज़ कर दी गई है 50 टू 75 माइक्रोन्स फ्रॉम 30 सितंबर 2021 से टू कितनी 120 माइक्रोन्स कर दी है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो ईपीआर है ना वो किससे रिलेटेड है, कौन से रूल से रिलेटेड है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बोलते हैं उन्होंने एक गाइडलाइन दी है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर है जो कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बता रहे हैं इसमें। फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग और मैंडेटरी टारगेट ऑन ईपीआर, रिसाइकलिंग एंड यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन भी करना है, ठीक है। और एक नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप तैयार किया गया है फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, जिसे रिलीज कर दिया गया है। अनप्लास्टिक कलेक्टिव जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अनप्लास्टिक कलेक्टिव क्या है। इसे फाउंड किया गया है बाय द सीआईआई इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और यूएनएपी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा आपको कि जो अनप्लास्टिक कलेक्टिव है वो सीपीसीबी है इन्वॉल्व, या यूनाइटेड नेशन है, या फिर यूएनएसको है, या एफएओ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। देन है यूएनईए रिजोल्यूशन क्या लिए गए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को वो करने के लिए। तो एक तो नायरोबी में लिया गया था जिसे फोर्थ और इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाना है बाय 2026। और दो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मैराइन लिटर, जिसे लॉन्च किया था किसने, यूनाइटेड नेशन ने, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज रियो+20 में, ठीक है। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी का काम ऐसा होता है, देखिए कंजप्शन प्रोडक्शन हो रहा है, फिर कंजप्शन हो रहा है, फिर रिसाइकलिंग हो रही है।
और इस तरीके से ये काम चल रहा है, ठीक है। ग्लाइटर क्या है? अगेन ऐसी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इन्वायरमेंट का जो पीटी 365 है वो बहुत अच्छे से करेंगे ना, तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी 50 टू 70% अच्छे से कवर हो जाएगा, कि ऑर्गेनाइजेशन कवर हो रही है और आपकी इसमें एक्ट्स कवर हो जाएंगे। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से टाइगर वगैरह हो गया, टाइगर लेपर्ड हो गया, जो भी न्यूज़ में है वो कवर हो जाएगा, तो 70% आपका हो जाएगा इसमें सब, ठीक है। ग्लाइटर क्या है? एक प्रोजेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, आईएमओ एंड एफएओ, जो कि रिड्यूस कर रहा है, जिसका एम है कि रिड्यूस करना जो सी बेस्ड मैराइन प्लास्टिक लिटर है उसको। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972, लंदन कन्वेंशन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो लंदन कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। यूपीएससी में ना जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा ऐसे ही आते हैं घुमा के, थोड़ा सा जो हम सेंटेंस में कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। यूएनईपी ने इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ने रिलीज किया है जीरो ड्राफ्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसकी हाइलाइट्स क्या है? कि जो ग्लोबल बैन है ऑन हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक्स, उस पे ग्लोबल बैन लगाना है। आइटम जो कि ज़रूरी नहीं है कि सिंगल यूज़ हो उन्हें ही बैन करना हो, बल्कि ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड जो प्लास्टिक है उसे भी बैन करना है। वो मतलब मैं ड्राफ्ट में मेंशन किया है। आईएनसी है क्या? अब ये इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। इसे फॉर्म किसने किया था? यूएनईपी ने किया था। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे। आईएनसी ने का टास्क है कि डेवलप करना एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्लूडिंग इन मैराइन इन्वायरमेंट। जून 2023 इन पेरिस में आईएनसी 2 ने एंडेड हुआ विद द मैंडेट टू प्रिपेयर अ जीरो ड्राफ्ट ऑफ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी थी वो किससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए गाइस। और एक ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, एक लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी है, ठीक है। उसको नेगोशिएट करती है ये। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। अगेन यूएनसीसीडी लॉन्च की एक फर्स्ट एवर डाटा डैशबोर्ड, जो कि फिगर कर रही है, कंपाइल कर रही है फिगर्स कितनी 126 कंट्रीज की। और उसने क्या फाइंड की है वो हम देख लेते हैं। तो उसने बोला है कि 2015 से 2019 कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हेल्दी और प्रोडक्टिव लैंड है वो डिग्रेड हो गई है हर साल। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोला है कि 100 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड है वो एवरी ईयर हो रही है डिग्रेड। और ये वाला जो डाटा है वो आप अच्छे से देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कितनी है, 9.5% रिपोर्टेड लैंड है वो है डिग्रेडेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बिटवीन 2016 से 2019, देखिए आप सारी डाटा याद कर ही ना करें, लेकिन जहाँ आ जाता है इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, वो डाटा हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट। जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन देखा हमने, ठीक है, ये वाला देखा, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे जैसे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड देखा, इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्राउंड वाटर में। तो इस तरीके से डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी ने पूछा भी है, ठीक है। नेक्स्ट बिटवीन 2016-2019 50.49% जो ग्लोबल रिपोर्टेड लैंड एरिया है और 36.8% जो इंडिया लैंड एरिया है वो अफेक्ट हो रही है कितनी डॉट से, ठीक है। 9.45% जो है वो रिपोर्ट करिए लैंड एरिया इज डिग्रेडेड। और 36.8% जो इंडिया की लैंड एरिया है वो अफेक्ट हो रही है ड्रॉट से। अब पढ़ लेते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली क्या आपको मतलब वर्ड से ही पता चल रहा होगा इसके कि जो आपकी लैंड है उसका कंडीशन ख़राब हो जाना, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाना सॉइल के फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज़ के लिए। 109 कंट्री ने वॉलेंट्री लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट 2030 के लिए सेट किए हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट क्या हुआ है? वो स्टेट जहाँ पे जो अमाउंट आपका और क्वालिटी लैंड रिसोर्स की वो नेसेसरी है टू सपोर्ट इकोसिस्टम फंक्शन सर्विसेज टू इनहेंस फूड सिक्योरिटी रिमेन स्टेबल और इंक्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड इकोसिस्टम। इनिशिएटिव देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया ने ज्वाइन किया है वॉलेंट्री। सबसे पहले तो आप यह याद रखेंगे जो बॉर्न चैलेंज प्लेज है वो वॉलेंट्री है। और कितना रजिस्ट्रेशन करना है इसे? 26 मिलियन करना है। जब ये हुआ था ना बॉर्न चैलेंज तो यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कब तक का टारगेट है, ठीक है। 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय द ईयर 2023। डिसर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ फॉर इंडिया फॉर स्टेट वाइज एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल फॉरेस्टर प्रोग्राम एंड सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। यूएनसीडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि ओनली लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क है टू सेट अप टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। 1994 में आया था। 197 पार्टीज हैं और 196 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड
ईयू, ठीक है? इंडिया पार्ट है। और नोडल मिनिस्ट्री कौन-सी है इंडिया की तरफ से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है सीओपी 28 में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। देखिए ये अगेन मैं आपको बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा एग्जाम में कुछ आ जाता है जो अलग होती है ना थोड़ी सी आपकी रिपोर्ट्स जो कि अलग ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जो आपको पता भी ना चले एग्जाम में आ जाए। मान लो एग्जाम में आ जाए सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म और आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी क्लूलेस हो आप, तो यार मतलब हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ लगा लें मतलब, बट हमें तो यही लगेगा यार कि हो सकता है यूएनईपी से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो आइडिया नहीं हो पाएगा। लेकिन ये किसने रिलीज़ किया, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, एफएओ ने किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो क्या कब होते हैं ये अगर होते हैं जब स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंट विंड जो है वो इरोड करती है स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम ड्राईलैंड सर्विस विद लो और नो वेजिटेशन कवर। और अगेन मैं बोलूँगी इसमें ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 75% जो ग्लोबल डस्ट जो है वो आ रही है कहाँ से, आ रही है नेचुरल सोर्सेज से आ रही है, और 25% ही आ रही है सिर्फ मैन मेड सोर्सेज से आ रही है। अब एक होता है ना कि आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि हम कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्स बोल देते हैं, भाई इन जो हमारा जो ह्यूमन मेड जो सोर्सेज हैं वो वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैक्सिमम जो हमारे नेचुरल क्लाइमेट में है। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यार ये ना शायद उल्टा कर दिया है एग्जाम में, अगर एज इट इज़ आ गया तो इसलिए ऐसे डाटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अच्छे से रखिएगा कि लिखिएगा कि 75% जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं जो डस्ट में कंट्रीब्यूशन, ठीक है? इम्प्लीकेशंस क्या है अगर साउंड डस्ट स्टॉर्म हो रहा है, तो देखिए एक तो जो डस्ट है वो ग्लेशियर्स पे हो जाएगी डिपॉजिट, और फिर इंड्यूस करेगी वार्मिंग इफेक्ट, और फिर इंक्रीज करेगी मेल्टिंग ऑफ आइस, रिड्यूस करेगी एग्रीकल्चर yield ड्यू टू सैंड ब्लास्टिंग, डैमेज करेगी प्लांट्स को बाय इम्पैक्ट बरियल एंड एक्सपोजर ऑफ प्लांट रूट। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, एक तो यूएनसीसीडी के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है? नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यूनाइटेड नेशन कॉलिशन ऑन कॉम्बेटिंग एसटीएस। अब पूछ सकता है कि कब लॉन्च हुआ था, ये सीओपी 14 में लॉन्च हुआ था ऑफ यूएनसीसीडी, ठीक है? सैंड एंड डस्ट, देखिए सैंड एंड डस्ट जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की, एफएओ ने की। लेकिन जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट है वो कौन कर रहा है, लेड डब्ल्यूएमओ कर रहा है। नेक्स्ट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, दिस इज ये लास्ट ईयर से न्यूज़ में है, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? टू क्रिएट बफर एरिया अराउंड द अरावली रेंज। अब मुझे बताइए कितनी लेंथ है इसकी, कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं, ठीक है? नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एनएपीसीसी आया कौन से ईयर में था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टेट पीसीएस का ना फेवरेट क्वेश्चन है। और इसमें कितने 8 है ना मिशन, कौन कौन से हैं, अगर हो सके तो वो भी बताइए, ठीक है? और अदर जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं हम। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, उन्होंने बोला है कि सीपीसीबी ने बोला है कि ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कंट्रीब्यूट कर रही है दिल्ली का लेड पॉल्यूशन। और ओजोन जो फॉर्म होती है ट्रोपोस्फेयर में उसे बोलते हैं बैड ओजोन। और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है जो कि प्रोड्यूस होती है जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट खासकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं सनलाइट और स्टैंडर्ड एयर में। सोर्सेज क्या है इसके, एमिशन होता है फ्रॉम कार्स, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज एंड केमिकल प्लांट। इफेक्ट्स क्या है, कॉज करना कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डैमेज करना वेजिटेशन को एंड इकोसिस्टम को। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूएनईपी ने अनाउंस किया 2023 की, कौन अनाउंस करता है ये आप देख लेंगे। देखो 2022 में तो एक एंटिटी को मिला था, इस बार किस कौन सी इंडियन एंटिटी को मिला है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो अवार्ड है ये बहुत इंडिविजुअल्स को भी मिलते हैं, ग्रुप्स को मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दूंगी, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, अभी याद नहीं आ रहा। एक अच्छा साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में ना किसको मिला है, सीएसआईआर साउथ अफ्रीका को मिला है। अब इंडिया, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सीएसआईआर जो है वो इंडिया की है, और किस में मिला है, टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। इथाइलाइन ऑक्साइड से ऐसा एक न्यूज़ है, यूरोपियन कमीशन ने बोला है कि जो इथाइलाइन ऑक्साइड है वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, और अर्लियर इसे फ्यूमिगेंट की क्लासिफिकेशन में रखा गया था। इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे थे यूरोपियन यूनियन पर, अब मैंडेटरली टेस्टेड होंगे। अच्छा इथाइलाइन ऑक्साइड का यूज़ क्या होता है आप मुझे बताइए, राइपनिंग में यूज़ होता है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छे से सर्च करके एग्जाम में स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आता है। इथाइलाइन ऑक्साइड है क्या, इट इज़ यूज प्राइमरी टू प्रोड्यूस, अच्छा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी है। यूज प्राइमरी टू प्रोड्यूस अदर केमिकल्स इंक्लूडिंग एंटीफ्रीज
फ्लेमेबल कलरलेस गैस होती है जिसका स्वीट ऑर्डर होता है। अगर स्मॉल अमाउंट में ले लिया जाए तो इसे पेस्टिसाइड और स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है और इसे कार्सिनोजेनिक और म्यूटोजेनिक की तरह क्लासिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान देखिए एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है यूपीपीसीएस में, ये दो चार केमिकल पूछ लिया था, बताओ ये क्या है। क्यों न्यूज़ में है आजकल, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और पता नहीं क्या क्या पूछ लिया था, उसमें ये पेस्टिसाइड है। ठीक है, यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। तो एनजीटी जो है उसने इशू किया है नोटिस यूनियन गवर्नमेंट को, कर्नाटका एंड केरला गवर्नमेंट को on dumping endosulfan in hilly areas of मिशन पांडावू एंड कासागोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। एंडोसल्फान है क्या, एक ऑर्गेनो क्लोराइड पेस्टिसाइड है जो कि यूज होता है टू कंट्रोल वेरीफाई ऑफ इंसेक्ट एंड माइट। और लिस्टेड किस में है, देखिए रोटरडम कन्वेंशन में ऑलरेडी जो है लिस्टेड है और स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी एज अ पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिथीन। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कोक और पेट कोक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीएक्यूएम को कि कंसीडर करें इशू रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईली पॉल्यूटेड पेट कोक। पेट कोक से रिलेटेड ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन। तो आपकी पेट कोक क्या होता है, क्या एक कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल होता है जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम द फाइनल क्रेकिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और इससे यूज़ किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल। क्यों, क्योंकि इसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है कोल से, हाइड्रोफोबिक होता है, लेस वॉलेटाइल होता है, प्रोड्यूस करता है लो एस। ठीक है, लो एस प्रोड्यूस करता है। यूज़ होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, लाइम kilns में, इंडस्ट्रियल बॉयलर में, एल्यूमिनियम एनोड्स में। पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट डिग्रेडिंग एंजाइम क्या है। रिसर्चर्स ने अभी आइडेंटिफाई किया है पैट 46 फ्रॉम अ डीप सी माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। पीटी है एक लाइट वेट प्लास्टिक जो कि वाइडली यूज होती है पैकेजिंग में, फूड्स में और बेवरेजेस में, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। और अदर पैट डिग्रेडिंग एंजाइम्स हो गए, पैटेस, एमजीएटेस और इस तरीके से ये हो गया। और एग्जाम में ऐसे आ चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी में। ठीक है, तो आप एक बार देख पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। और रिसेंट जो स्टडीज हैं साइंटिस्ट की, उन्होंने कहा है कि मैनी कोस्टल लाइफ फॉर्म्स ने कॉलोनाइज कर दिया प्लास्टिक आइटम्स को इन ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये है क्या, एक कलेक्शन है, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ना एक कलेक्शन हो गया है गार्बेज पैच का। और इस तरह इससे ना बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। इसे पैसिफिक ट्रेस वॉर्टेक्स भी बोला जाता है। और ये गार्बेज पैच क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट कलेक्शंस होते हैं डेविस जो फाउंड होता है। बेसिकली अब याद रखना कि क्या है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है और बहुत सारे मैरीन जो पॉल्यूटेंट हैं उनका कलेक्शन हो गया है वहाँ पे। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईस्ट वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की गई। देखिए अगेन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो भी मैंने आपको ये 7 से 8 डाटाज बताए हैं वो आप एक जो आपके नोट्स होंगे उसमें एक जगह लिख लीजिएगा। तो एग्जाम में मतलब आपके लिए इजी पड़ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट, हेल्थ हजार्ड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट, ऑब्वियस सी बात है। ई वेस्ट को रेगुलेट किया जाता है अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड 2022। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लेना। नेक्स्ट इज इनविजिबल ई वेस्ट। इनविजिबल ई वेस्ट जो है वो की फोकस था इस ईयर जो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे हुआ था। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे किस दिन मनाया गया था, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये क्या है, इट इज़ एन एनुअल अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन है जो कि इनिशिएट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अगेन जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आई है ना, मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगी डाटा के साथ साथ ये भी आप एक जगह लिख लीजिए, 8 से 10 ही ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो बोल देते हैं कि कोई इंडियन की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ ऐसा। ठीक है, इनविजिबल ई वेस्ट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो कि अनरिकग्नाइज कर दिए जाते हैं और इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जाता प्रॉपरली विद इन एन अप्रोप्रिएट वेस्ट स्ट्रीम। और इन्हें इनविजिबल ई वेस्ट बोलते हैं। इसकी बैप्स हो गया, एलईडी एक्सेसरीज हो गई, यूएसबी केबल्स हो गई, पावर टूल्स हो गए, स्मोक डिटेक्टर्स हो गए, ये सब एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक वन स्टॉप सेंटर कॉल्ड रिड्यूस रिसाइकलिंग एंड रीयूज जो कि सर्व करेगा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिटीजन कमर्शियल एंटरप्राइज।
आरआरआर मतलब वुड बी सेट एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर माई लाइफ माई क्लीन सिटी अंडर द एजेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जीरो डे वेस्ट मनाया गया, जीरो वेस्ट। अब कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द यूएनजी ने क्या 2022 में अनाउंस किया था 30 मार्च को। और इसे फैसिलिटेट कौन करता है? ज्वाइंटली कौन करता है? यूएनईपी और यूएन हैबिटेट। मेनली क्या है इसका जो है मेन एम क्या है? एंकरेज करना लोगों को प्रिवेंट करें और मिनिमाइज करें वेस्ट और प्रमोट करें एक सोसाइटल शिफ्ट टुवर्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में, मिनीमेटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। अभी रिसेंटली हुई फिफ्थ मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द मिनीमेटा कन्वेंशन वाज हेल्ड इन जेनेवा। अब ये है क्या? ठीक है। अभी इसमें देखो इस वाले कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया? बोला कि एक न्यू रिक्वायरमेंट को एग्री किया गया टू एडवांस द फेस डाउन ऑफ डेंटल अमेलगम। ठीक है। डेंटल अमेलगम, नो मर्करी लेवल बी अलाउड इन कॉस्मेटिक्स। कब से? 2025 से। देखिए मरकरी बहुत न्यूज़ में है, इसीलिए शायद यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। और ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा तो इस बार नहीं आएगा। इतना सारे डाटा हम पढ़ रहे हैं मरकरी का, देखिए इसी वीडियो में हमने कितना कुछ पढ़ लिया। कुछ भी आ सकता है। अबाउट मिनीमाटा कन्वेंशन और मरकरी कब आया था? ये 2013 में हुआ था और फोर्स हुआ है 2017 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करिए ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। नेम्ड आफ्टर द सिटी इन जापान, जिसमें कि मरकरी पॉइजनिंग हो गई थी और एक एपिसेंटर बन गया था मिनीमेटा डिजीज का। मिनीमेटा डिजीज क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। ठीक है। इंडिया ने ऑलरेडी इसे रेटिफाई कर दिया है। कब किया था? 2018 में किया था। और फ्लेक्सिबिलिटी ली थी कि कंटिन्यू करेंगे मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट को और धीरे धीरे मतलब 2025 तक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे शायद एलिमिनेट करना होगा। और मरकरी का ये देखिए इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। एक अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, मे भी हमको ये क्लिक हो सकता है कि यार अगर इतना ज़्यादा ये पॉइजनस है हम लोग के लिए हानिकारक है तो शायद नेचुरली नहीं हो। ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि एयर में, वाटर में और सॉइल में पाया जाता है। वाटर में देखिए ना आर्सेनिक पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, सॉइल से भी वाटर रिलेटेड ही होता है। अदर और आर्सेनिक और एयर में कैसे होता है? ये वैक्यूलर एमिशन में होते हैं ना, इसमें आर्सेनिक वगैरह पाया जाता है। अदर सोर्सेज कौन से होते हैं? गोल्ड माइनिंग हो गए, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होगा एक्सेट्रा। और टॉक्सिक इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे, थायराइड में, किडनीज में, लंग्स में, इम्यून सिस्टम में, आइज में, गम्स में। कंसीडर किया है डब्ल्यूएचओ ने एज अ वन ऑफ टॉप 10 केमिकल एज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। और देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर। यूपीएससी 2023 में यही पॉइंट आया था एक, उन्होंने बोल दिया था कि देयर इज अ सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ, एक लिमिट है मरकरी की। तो यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने दिया भी था कुछ पॉइंट में शायद। तो यहाँ पे कोई भी एक नोन सेफ लेवल नहीं दिया हुआ है मरकरी का। ठीक है अभी तक। नेक्स्ट इज यूएन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल। न्यू यूएन फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल जो है वो एग्रीड हुए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट बॉन जर्मनी में। और ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें। बॉन जर्मनी बॉन्ड डिक्लेरेशन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं आईसीसीएम के बारे में। आईसीसीएम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। ये इन्होंने अडॉप्ट की है एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट साइकम 2006। ये एक पॉलिसी है फ्रेमवर्क टू फोस्टर जो साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल है उसको। साइकम क्या है? एक ग्लोबल मल्टी सेक्टोरल मल्टी स्टेक होल्डर एंड वॉलंटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। एड्रेस करेगा जो कि चैलेंजेस रिलेटेड टू द अडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी, जो कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं अडॉप्शन में मैनेज करने में केमिकल्स को। अदर कन्वेंशन जो है वो डिलीट जो कि डील करते हैं हजार्डस केमिकल से रिलेटेड, वो आप कहते हो वैसल वैसल कन्वेंशन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ना विद ईयर और विद किस चीज़ में करते हैं डील, वो आ जाते हैं डायरेक्ट आपके स्टेट पीसेस पे। यूपीएससी में भी आते हैं बट स्टेट पीसेस में आते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब हर साल एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था और इसका मीनिंग था कंट्रोल करना ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। रोटरडेम कन्वेंशन आया था 1998 में और इसमें क्या था? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आया था और इसमें थे पीओपी। बैगानी कन्वेंशन ये मैंने बहुत आई थिंक ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ये बैगानी कन्वेंशन आप देख लीजिएगा एक बार, 1995 में आया है ये। इसका मेन है कन्वेंशन टू बैन द इंपोर्टेशन ऑफ हजार्डस एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट into forum island countries and to control the transboundary movement and management of hazardous waste with the South Pacific region। ठीक है। इसका ना एक बार आप अच्छे से गूगल कर लीजिएगा कि बैगानी कन्वेंशन है क्या।
नेक्स्ट पढ़ते हैं इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस आईटीडीबी। लेटेस्ट जो है वो डाटा फ्रॉम आईएईए इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस ने फाउंड किया है कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है वो इंक्रीजिंगली जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फाउंड हो रहा है इसमें स्क्रैप्स फॉर रिसाइकलिंग एज पर द आईएई स्टडी। आईटीडीबी है क्या? आईटीडीबी जो है वो स्टैब्लिश, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि किसने स्टैब्लिश किया है। आईएईए ने किया है, सेक्रेटरीट इन 1995। इसलिए असिस्ट करना स्टेट को उन इंसिडेंट में जो कि इन्वॉल्व कर रहे हैं इलिसिट ट्रैफिकिंग और अदर रिलेटेड अनऑथोराइज एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व हो रही है न्यूक्लियर और रेडियोएक्टिव मटेरियल जो इन्वॉल्व कर रहे हैं। मेंटेन करना, एनालाइज करना रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई कॉमन थ्रेड्स, ट्रेंड्स एंड पैटर्न। पार्ट जो है आईएईए का न्यूक्लियर स्क्रूटनी प्लांट में वो एम क्या है, एसेस करना स्टेट्स को स्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिजीम, कंट्रीब्यूट करना ग्लोबल एफर्ट्स में टू अचीव इफेक्टिव एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो ये था सेकंड टॉपिक आपका। तो देखिए गाइस, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है चीज़ें, और बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए, वीडियोज़ तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं लोग, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है? आपको ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी ही मिलेगी चैनल पे। देखिए, मेरे जो एक्सपीरियंस है उन्हीं से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि क्या होता है कि जैसे हमें तो कोई बताने वाला था नहीं उस टाइम तक। अब हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची क्यों करना, अच्छे से यहाँ से चीज़ें लीजिए, पढ़िए, अच्छे से रिवीजन पे फोकस कीजिए। टाइम है अभी आपके पास, अच्छे से हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बस पढ़ते रहिए, एक ही सोर्स पढ़िए, बस बार-बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है? बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, और बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।